Hello everyone, my name is Sapna and I welcome you all to the YouTube channel of Entire Tech Solutions. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. In this video we will be discussing the factors which affect the rate of reaction. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल काइनेटिक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, वो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हम डील करेंगे किसके साथ, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हमने बताया था किससे, स्पीड ऑफ रिएक्शन से. ठीक है, और अगर मैथमेटिकली हम बताएं तो कैसे बता सकते हैं, दैट इज गिवन बाय चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन, दैट मीन्स माइनस डी बाय डी टी. ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं किसका, रिएक्टेंट का, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है, इसीलिए वहाँ पे साइन क्या आया था, नेगेटिव. और अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वहाँ पे साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव. तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, ये डेफिनेशन थी किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की. ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं, द रेट ऑफ द रिएक्शन, द फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म विच इज फॉलोड बाय द रिएक्शन. So in this video we will be discussing the factors which affect the rate of reaction. Rate of reaction जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो फर्स्ट फैक्टर जो है यहाँ पे वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट जो है उसका कंसंट्रेशन कम है, ज़्यादा है, वो कैसे अफेक्ट करेगा रिएक्शन के रेट को, कैसे डिपेंड करेगा रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे, ये डिस्कस करेंगे. सेकेंड होगा क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट. अलग अलग रिएक्टेंट्स जो है उनकी रेट ऑफ रिएक्शन, उनकी जो रिएक्शंस होंगी वो अलग अलग स्पीड होंगी सबकी, दैट विल ऑल्सो डिस्कस हियर. नेक्स्ट इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे. नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट होता क्या है और उसका मैकेनिज्म क्या है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने का, दैट विल ऑल्सो डिस्कस. नेक्स्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एंड लास्ट वन इज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. द सॉल्वेंट विच वी आर यूजिंग for the reaction also determines the rate of the reaction. Now the first factor which affects the rate of reaction is the concentration of the reactant. जैसे जैसे हम concentration of reactant जो है उसको increase करेंगे वैसे वैसे हमारा rate of reaction भी क्या करेगा, increase करेगा. That means जो rate of reaction है वो directly proportional है किसके, to the concentration of the reactant. ये ज़्यादा होगा तो rate of reaction भी ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो rate of reaction भी क्या होगा, हमारा कम होगा. कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, कि जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज होता है, कोई भी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रही है टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड हो रहा है वैसे वैसे जो हमारा रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, हमारा यूज्ड अप हो रहा है. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. एंड with the passage of time also the rate of reaction also decreases. दोनों क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के. क्यों, क्योंकि दोनों जो है टाइम के साथ साथ क्या करते हैं, दोनों डिक्रीज करते हैं. एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द कोलिजन थ्योरी. तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जितने ज़्यादा हमारे इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स तो उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, या हम कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा. ठीक है, तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा है, मतलब रिएक्टेंट जो है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे. जो इफेक्टिव कोलिजन्स है उसका नंबर क्या करेगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स दैट विल इंक्रीज. जितने ज़्यादा मॉलिक्यूलर कोलिजन्स उतना ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन. Second factor which affects the rate of reaction is the nature of reactant. फर्स्ट फैक्टर हमने देखा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसके साथ रेट कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है द ऑक्सीडेशन ऑफ NO एंड CO, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बाय एयर विच इज O2. तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज होगा इनटू NO2 एंड CO इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2. तो ये NO की जो ऑक्सीडेशन है, ये जो रिएक्शन है दैट इज ए fast reaction, whereas the oxidation of carbon monoxide is a
स्लो रिएक्शन। अगर दोनों रिएक्शंस को हम ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं कि दोनों रिएक्शंस काफ़ी सिमिलर हैं। दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमारा कौन इन्वॉल्व है, O2 इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, फास्ट होगा या स्लो होगा, वो किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे दूसरे रिएक्टेंट पे जिसको हमने क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। दोनों रिएक्टेंट्स अलग है, दोनों का नेचर अलग है, इसीलिए जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या है, डिफरेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा Fe2+ जो है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Fe3+, ठीक है। Fe2+ की ऑक्सीडेशन किस में, Fe3+ में बाय परमैंगनेट आयन। और एक जैसे हम ले सकते हैं कि ऑक्सलेट आयन की ऑक्सीडेशन इनटू CO2 बाय परमैंगनेट आयन। तो इन दोनों का रेट जो है वो भी क्या है, डिफरेंट है। Fe2+ जो है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये रिएक्शन हमारी कैसी होती है, फास्ट होगी। जो ऑक्सलेट है C2O4 नेगेटिव है बाय MnO4 जो इसका ऑक्सीडेशन है इनटू CO2, ये रिएक्शन कैसी होती है, दिस रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड टू बी स्लो। दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या है, MnO4 नेगेटिव है, इधर भी MnO4 नेगेटिव है। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है किस पे, ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट विच इज फेरस आयन या और ऑक्सलेट आयंस। Now the third factor on which the rate of reaction depends is the temperature of the system। जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें जो है हमने टेम्परेचर कैसा लिया है, लो लिया है या हाई लिया है, इस पे भी जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है। तो जनरली जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इट इज़ ऑब्जर्व फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ऑल्सो दैट जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं 10 केल्विन से, ठीक है, राइज ऑफ 10 केल्विन इन टेम्परेचर, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है मोस्टली केसेस में, और कुछ केसेस में क्या हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है। 10 केल्विन का अगर टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो रेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो देखते हैं कि वो डबल भी हो जाता है और कुछ केसेस में क्या हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है। यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे विच इज़ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट को कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो होगा किस किस का, द रेट ऑफ रिएक्शन एट T+10 केल्विन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन एट T केल्विन, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारा क्या रहेगा, कोई भी टेम्परेचर है T, उस केल्विन पे जो रेट होगा रिएक्शन का वो डिनोमिनेटर में रहेगा, और फिर इंक्रीज करने के बाद 10 केल्विन से जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे वो रहेगा किसमें, न्यूमरेटर में। ये जो रेशियो होगा हमारा, दैट रेशियो इज नोन एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई रिएक्शन करवाई है, एक हमने रिएक्शन रेट नोट किया किस पे, 300 केल्विन पे, फिर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया बाय 10 केल्विन, तो टेम्परेचर हो गया क्या हमारा 310 केल्विन। तो रेट ऑफ रिएक्शन एट 310 केल्विन एंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 300 केल्विन नीचे रहेगा। उसको अगर हम रेशियो ले लेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सो अभी हमने देखा है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। सिर्फ 10 केल्विन के राइज इन टेम्परेचर से हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कुछ केसेस में डबल हो जाता है और इवन सम केसेस में वो ट्रिपल भी हो जाता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इतना ज़्यादा क्यों इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के साथ, तो उसके रीजंस हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट रीजन इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड इज द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं किससे, Z से, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स, कितने कोलिजन्स हो रहे हैं पर सेकेंड में पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में
कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, दैट इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं हमारे वो आपस में क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। जब कोलाइड करते हैं तभी हमारा क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन्स हुए, दैट इज योर Z और दी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स उनकी जो स्पीड है, उनकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ वेलोसिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब जो मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के वो ज़्यादा स्पीड से क्या करेंगे, मूव करेंगे, और ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे दैट मीन्स वो कोलाइड आपस में क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। दैट मीन्स जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। देखो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अभी क्या बोला कि आपस में क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही कोलिजन्स होते हैं जो इफेक्टिव होते हैं और दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है आपस में कैसे भी कोलाइड कर लें, कैसे भी डायरेक्शन में, कैसे भी ओरिएंटेशन में, किसी भी एनर्जी के कोलाइड कर लें तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। कुछ ऐसे पर्टिकुलर कोलिजन्स ही होते हैं जिसमें हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उन कोलिजन्स को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव कोलिजन्स, द कोलिजन्स विच एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओरिएंटेशन भी मैच होना चाहिए और वहाँ पे एक हम टर्म डिफाइन करेंगे अभी जो कि क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है ऐसा तो नहीं होता कि सबकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। कुछ की एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। केवल वही कोलिजन्स जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जिन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी होनी चाहिए जो कि इक्वल हो या फिर उससे ज़्यादा हो। वो एनर्जी जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो जिससे इक्वल हो या फिर उससे ज़्यादा हो, ताकि जो कोलिजन है हमारा वो क्या हो, इफेक्टिव हो एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस डेफिनेट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो फैक्टर है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग मैक्सवेल्स कर्व फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, ग्राफ होता है, किसके बीच में होता है, ऑन वाई एक्सिस इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑन एक्स एक्सिस इट इज़ द एनर्जी। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है शो करता है क्या, हमारा मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जब हम नोट करते हैं इसको किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा आता है जिसको हमने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। सपोज करो ये जो है टेम्परेचर इस ग्राफ के लिए वो कितना है, T केल्विन है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बाय 10 केल्विन तो ये जो ग्राफ है वो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ये जो पीक है इसमें वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये है जो हमारा टेम्परेचर, दिस कर्व इज एट T+10 केल्विन और ये भी हमारे क्या है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी विच इज़ डिनोटेड बाय ET। इस एनर्जी से ज़्यादा अगर हमारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है और वो कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, नहीं तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, इसके अंडर, इस ग्राफ के अंडर जो हमारा एरिया आ रहा है, दिस इज द इफेक्टिव कोलिजन्स। तो T केल्विन पे जो हमारा ग्राफ था वो कुछ ऐसा था। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स जो हैं वो सिर्फ इस एरिया में लाई कर रहे थे। इतने जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो है वो उतनी एनर्जी थी कि जब वो कोलाइड करें तो प्रोडक्ट फॉर्म हो। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, किससे, 10 केल्विन से इंक्रीज किया टेम्परेचर, तो ये जो है ये एरिया भी इसमें क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। दैट मीन्स द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स हैज़ इंक्रीज्ड। और जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। Now there are some reactions which do not take place at room temperature but they occur at a higher temperature. For example, burning of coal. कोल जो है रूम टेम्परेचर पे अपने आप से बर्न नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको हीट सप्लाई करते हैं, उसको टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते हैं तो कोल जो है दैट स्टार्ट्स बर्निंग। सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि
रूम टेम्परेचर पे हो सकता है कि जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जो एनर्जी है दैट इज लेस देन दी थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी हमने क्या बताया कि उतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी ही चाहिए फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। अगर उससे एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी, तो रिएक्शन वहाँ पे अकर नहीं करेगी। तो ये वाला केस होता है किसमें, एट रूम टेम्परेचर। जो रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पे अकर नहीं करती उन केसेस में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी इज़ लेस देन दी थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, वो क्या करेगी, एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और इंक्रीज़ करते करते वो एक ऐसी वैल्यू रीच करेगी जिसमें वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी या उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज़ करेगी एंड द एनर्जी बिकम्स इक्वल टू और ग्रेटर देन दी थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जब एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से इक्वल हो या ग्रेटर हो तब जो है हमारे रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू दी प्रोडक्ट्स और वी कैन से दैट द रिएक्शंस टेक प्लेस। नाउ नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कि अभी हमने कहा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास हो सकता है थ्रेशोल्ड एनर्जी कंप्लीटली ना हो एट रूम टेम्परेचर, तो वो जो है कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन करेगा एब्जॉर्ब, रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करेगा ताकि उसकी एनर्जी इक्वल हो जाए किसके, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। वो जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है so that it energy become equal to threshold energy, उस एनर्जी को बोला जाता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। the extra amount of energy which the reactant molecules must absorb so that their energy becomes equal to ET which is threshold energy। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम EA से डिनोट कर रहे हैं तो that will be equal to threshold energy minus the energy of the रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ग्राफिकली अगर हम इसको शो करें तो कैसे शो कर सकते हैं, एनर्जी को प्लॉट करेंगे विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम कुछ इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करो अगर ये एनर्जी है किसकी, दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है हमारे क्या फॉर्म हो गए हैं, प्रोडक्ट्स आर बीइंग फॉर्म्ड। तो ये तो एनर्जी हो गई किसकी, रिएक्टेंट की। ये है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए ताकि रिएक्शन अकर हो। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने किससे डिफाइन किया था, बाय थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे ER है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये जो हुआ ये हुआ हमारा क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड के बीच का जो डिफरेंस है, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू रीच द थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो एनर्जी हमारा क्या होगा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय EA। तो ये जो पूरा है ET है, ये कितना है, ER है, और ये वाला कितना है, EA है। देयरफॉर EA जो है वो इक्वल होगा किसके, ET माइनस में ER के। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी एनर्जी रिएक्टेंट की क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बिकम इक्वल होगी किसके, थ्रेशोल्ड एनर्जी के, और फिर दैट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स। तो अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को देखें तो कैसे जो है आपस में रिलेटेड होगा। अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, लो है, तो रिएक्शन हमारी कैसी होगी, द रिएक्शन विल बी फास्ट। Lower activation energy implies the reaction is a fast reaction, whereas higher activation energy implies that the reaction is a slow reaction। अब देखो अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, लो है, मतलब रिएक्टेंट को ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है वो क्या है, कम है। कम एनर्जी एब्जॉर्ब जल्दी से हो जाएगी तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको, एक्टिवेशन एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, स्लो होगा, द रिएक्शन विल बी स्लोअर। नेक्स्ट वी सी the relation between the orientation of the colliding molecules and the effective
कोलिजन्स। तो इफेक्टिव कोलिजन्स कौन से कोलिजन्स होते हैं? वो कोलिजन्स दैट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। जैसे कि बताया था कि हर कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, कुछ ही कोलिजन्स ऐसे होते हैं विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और वो कोलिजन्स को ही हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। तो वो इफेक्टिव कोलिजन जो है वो डिपेंड करता है किस पे? ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो ओरिएंटेशन है वो क्या होना चाहिए? आपस में प्रॉपर होना चाहिए, तभी जो है रिएक्शन जो है वो अकर होगी एंड द प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। सो रेट ऑफ रिएक्शन considering the orientation factor is given by P into Z into E minus EA upon RT। यहाँ पे P जो है हमारा that is known as the probability और steric factor, और जो Z है हमारा, Z हमने अभी पहले डिफाइन किया था, Z इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्सपोनेंशियल ऑफ EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें द फॉर्मेशन ऑफ N2O4 फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2। तो NO2 अगर हमारे पास है तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। अगर दो NO2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे इस ओरिएंटेशन में, मतलब नाइट्रोजन के सामने अगर क्या है? नाइट्रोजन है, तो ये आपस में कोलाइड करेंगे, तब इनके बीच में क्या फॉर्म होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ N2O4। तो यही मतलब है किसका? ओरिएंटेशन का। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे ना हो के यहाँ पे ऑक्सीजन हो, ठीक है, और नाइट्रोजन ऐसे हो, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। दैट मीन्स इस NO2 मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन और इस NO2 मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन आपस में मैच नहीं हो रही। प्रोडक्ट है N2O4 वो फॉर्म तभी होगा जब NO2 मॉलिक्यूल जो है आपस में कोलाइड करेंगे इन द प्रॉपर ओरिएंटेशन।